नमस्कार फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो यार लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से हर्ट्ज और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे चलेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को जान लेंगे और आज इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने हर्ट्ज और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट देखा था और हर्ट्ज और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि उन्होंने कौन कौन से लॉज दिए थे। अब बात आगे की करते हैं। तो हर्ट्ज और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ रहे थे, एक्चुअली में शुरुआत में क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन, ये सब जो फिनोमिनाज थे ये एक्सप्लेन किए गए कॉर्पसल थ्योरी पे, कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे, जो न्यूटन ने दिया था, जिसमें क्या माना गया था कि लाइट जो है वो एक तरीके का क्या है, पार्टिकल है। बट बाद में कुछ फिनोमिनाज ऐसे आए जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को क्या माना गया, वेव माना गया। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। इसके क्या रीजंस थे? इसके तीन रीजंस थे। पहला रीजन, तो हम लोग क्या टॉपिक है हमारा, टॉपिक ये है फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए? तो पहला रीजन, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पहला रीजन ये था कि पहले रीजन में ये बताया गया कि जो वेव होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अगर कोई भी इंटेंस बीम किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो उसका जो एनर्जी होगी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे मेटल सरफेस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इक्वली। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर एक मेटल सरफेस है इस तरीके से और इस पे क्या हुआ, कुछ लाइट बीम आकर के गिरी, कुछ लाइट बीम आके गिरी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 4 5, मान लेते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस लाइट के थ्रू इसको दिया है तो एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सबको मिल जाएंगी, ठीक है। बट रियल में आपने देखा था कि इंटेंसिटी क्या हो रही थी, बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे थे, इंटेंसिटी कम करने पर इलेक्ट्रॉन कम निकल रहे थे। मतलब यार इंटेंसिटी से डिपेंडेंसी तो है चलो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे थे ये क्यों बढ़ रहे थे इंटेंसिटी बढ़ाने पे? ये इसलिए बढ़ रहे थे एक्चुअल में कि जब कोई बीम गिरती है उससे जो एनर्जी मिलती है, पहले एक इलेक्ट्रॉन उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके वो बाहर निकल आता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल आता है, फिर तीसरा, मतलब एक एक करके निकलते हैं सब एक साथ। अब वेव थ्योरी क्या कहती है कि पूरी एनर्जी सबको डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब इनके पास क्या होगा, इनको बाहर निकलने के लिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है, तो जब इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो ये सब एक साथ बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, लगातार इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो पहला रीजन ये था कि वेव थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट की रे मेटल सरफेस पे गिरती है उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी पे डिपेंड करने के साथ साथ उसकी जो एनर्जी होती है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो पहला फेलियर ये था, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो एनर्जी मिलती है पहले एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, फिर वो बाहर आता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके वो बाहर आता है। दूसरा रीजन क्या था, वेव थ्योरी ये कहती है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्शन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन किस पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आपके पास एक एनफ इंटेंसिटी की बीम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा।
क्या ऐसा हो रहा था लास्ट लेक्चर में? अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले लास्ट लेक्चर देखिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा था जब तक कि हम फ्रीक्वेंसी को ना बढ़ाएं। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी या डिपेंडेंसी है, लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी गलत हो गया। थर्ड पॉइंट ये कहता है, थर्ड पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाती, बल्कि वो सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, जबकि वास्तव में ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, पहले एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, फिर वो बाहर निकलता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। तो तीन रीजन ये थे कि आपका जो वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो लाइट को हम फिर से ही क्या मान लेते हैं? पार्टिकल मान लेते हैं, तब जाकर के ये हमारा क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है कि वास्तव में ये इफेक्ट क्यों आ रहा था। ठीक, तो यार अब साइंटिस्टों के मन में क्या हो गई? एक फिर से दुविधा हो गई कि लाइट को हम माने क्या, वेव माने या फिर पार्टिकल माने। तो उसके लिए बाद में डी ब्रॉगली भाई साहब आए और उन्होंने, डी ब्रॉगली चचा ने पूरा कंफ्यूजन सॉल्व किया। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ ना यार कि पहले पार्टिकल माना, फिर वेव माना, फिर पार्टिकल माना, तो बड़ा खींचातानी। कुछ साइंटिस्टों का मन था कि वेव मानो, कुछ साइंटिस्टों का मत था कि इसको क्या कहते हैं, पार्टिकल मानिए। बट कंफ्यूजन सबके दिमाग में था कि इसको माने क्या, क्योंकि कुछ घटनाएं वेव मान के एक्सप्लेन हो रही थी, कुछ घटनाएं पार्टिकल मान के एक्सप्लेन हो रही थी। तो बाद में डी ब्रॉगली आए और चचा ने बोल दिया कि भाई इसके अंदर दोनों नेचर है, और हर इसके अंदर ही क्या, दुनिया का कोई भी पार्टिकल है वो वेव एसोसिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन ऐसे हुआ, 1900 के दौर में एक साइंटिस्ट आए, प्लैंक। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे क्वांटम थ्योरी कहते हैं। इन्होंने क्या किया? एक थ्योरी दी जिसे क्या बोला गया? क्वांटम थ्योरी कहा गया। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया? क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया? क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली कहा गया कि लाइट एनर्जी is not continuous phenomenon. Light energy is not a continuous phenomenon, but light energy travel in form of small packets or bundles, which is called quanta. ठीक है, लाइट एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं है। लाइट एनर्जी क्या होती है? वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है। जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं एक क्लासरूम में बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैंने कहा कि यार एक कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। उस कोल्ड ड्रिंक को क्या किया मैंने, एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक मंगाई, और मैंने कहा हर बच्चे को 2-2 लीटर कोल्ड ड्रिंक जब मिल जाएगी तो बच्चा क्लास से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक मंगाया और सबके पास 2 लीटर का एक जार रख दिया और थोड़ा थोड़ा सब में डालता हुआ चला गया। फिर दूसरी बोतल आई, उसमें भी थोड़ा थोड़ा डालता चला गया। फिर तीसरी बोतल आई, उसमें भी थोड़ा थोड़ा डालता चला गया। तो यार क्या हुआ कि सबके पास 2 लीटर होने में काफी टाइम लग गया। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो एनर्जी आई वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जितने स्टूडेंट थे सब में
क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी लाइट से जो एनर्जी आ रही है मेटल सरफेस पे वो सभी इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो प्लैंक ने क्या कहा, नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो प्लैंक भाई साहब ने ये बोला कि यार जो एनर्जी आती है ना वो पहले पैकेट के रूप में आती है, और एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है, मतलब 1-2 लीटर की बॉटल आएगी, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को मिल जाएगी और वो लेकर के चला जाएगा। तो 2 लीटर की बॉटल आई, एक स्टूडेंट को मिली, वो स्टूडेंट लेके चला गया। उसी तरीके से जब लाइट किसी पे इंसिडेंट होती किसी मेटल सरफेस पे, तो लाइट के अंदर क्या होती है, स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वांटा है ये किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। अगर इस क्वांटा की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकल जाएगा। फिर जो दूसरी पैकेट आएगी वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। तो यानी एनर्जी जो होती है ना वो छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के फॉर्म में किसी मेटल सरफेस पे गिरती है। ठीक है, अब इसको क्या नाम दिया गया, क्वांटा नाम दिया गया। और ये एनर्जी इक्वल टू होती है, एनर्जी ऑफ क्वांटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू h इंटू न्यू, where h is Planck's कांस्टेंट। ये क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा 6.6 इंटू 10⁻34 माइनस में जूल सेकेंड, ये भी लिख सकते हो इसकी यूनिट। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू आपकी होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो जो एनर्जी लाइट के अंदर जो क्वांटा है, उस क्वांटा की एनर्जी किसके इक्वल होगी, इस h के इक्वल होगी। अब जब चचा ने ये थ्योरी दे दी, क्वांटम थ्योरी, इसके बेसिस पे आइंस्टीन भाई साहब की आंखें खुल गई। उन्होंने घंघोर तपस्या की थी कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करूं, लेकिन उनको समझ में आ नहीं रहा था वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही प्लैंक भाई साहब ने क्वांटम थ्योरी दी, उनको सारी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, और उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया, अब उसकी बात करते हैं। तो मिटाते हैं इसको, अच्छे से अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिए किसी भी चीज में ये जितनी बातें हो रही हैं। ठीक है, चैप्टर से आपको 2-3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं अच्छे खासे एग्जाम में, और बहुत ही इजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है आपका आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आइंस्टीन मिस्टेक, ठीक है, EI नाम में मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। ठीक है, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या कहता है, आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेन किया एक्चुअली। आइंस्टीन ने कहा यार जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है, लाइट इंसिडेंट होती है, तो लाइट का कुछ पार्ट जो लाइट एनर्जी का कुछ पार्ट होगा, यानी क्वांटा की कुछ एनर्जी होगी। अच्छा, इस क्वांटा को बाद में फोटोन नाम से भी जानते हैं। इस क्वांटा को बाद में क्या नाम दे दिया, फोटोन नाम दे दिया। ठीक है, इस क्वांटा को बाद में लेटर ऑन इस क्वांटा का नाम क्या रख दिया, फोटोन नाम रख दिया। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि जो फोटोन आ करके इलेक्ट्रॉन पर गिरता है, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलती है,
वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो एनर्जी क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब दो पार्ट में डिवाइड होती है तो क्या होता है, एक पार्ट एनर्जी का एक पार्ट सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो जाती है और दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझिएगा बात को, पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, द एनर्जी एसोसिएटेड with photon is divided into two parts. One part is used to eject the electron from metal surface and other part provide kinetic energy to इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लेते हैं अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट होगा W, दूसरा पार्ट होगा EK। ठीक है, जो एनर्जी आपको ये लाइट एनर्जी जो मिली है मेटल सरफेस को या मेटल सरफेस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहली W, दूसरा EK। अब W क्या है, W को कहते हैं बेटा वर्क फंक्शन। W स्टैंड्स फॉर वर्क फंक्शन। W को क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। मतलब किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए उसी को क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। तो यार मैंने एक एनर्जी दिया लाइट के फॉर्म में, उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग गया तो वो उसके वर्क फंक्शन के ही तो इक्वल होगा, और जो बचा हुआ पार्ट हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको क्या मिल गया, बाहर निकालने में लग गया। तो जो बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इसको क्या प्रोवाइड कर देगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। मतलब जो एनर्जी लाइट के थ्रू मिली वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिल गई और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब जरा हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में वापस आइए। मैंने क्या कहा था लेनार्ड वाले एक्सपेरिमेंट में कि यार हमको फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भी किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन किसके इक्वल होगा, W इक्वल्स टू h न्यू 0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू h। तो जब हम इस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अगर हमारी एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल ही है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे बट उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो हमने E की वैल्यू बढ़ा दिया, यानी h न्यू बढ़ाया। h न्यू, h तो कांस्टेंट है, न्यू की वैल्यू बढ़ी तो E बढ़ा, E बढ़ा तो वर्क फंक्शन तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हुआ ही, और जो बचा हुआ पार्ट है वो उसको क्या प्रोवाइड करने लगा, काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए हर्ट्ज और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे तो इलेक्ट्रॉन में करंट जो
पूरा सेटअप था हमारा, उसमें करंट रीस्टैब्लिश हो जा रहा था। समझ गए बात को? तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको ध्यान से देखिए, समझिए, तब ये समझ में आएगा बॉस। सीधा आप इस पे आएंगे अटैक करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अरे कभी भी पहली सीढ़ी चढ़ना होता है, डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी थोड़ी चढ़ लेंगे आप। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कदम रखिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4, ये एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, ये एक समझाने के लिए है। तो मेन मुद्दा ये है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई वो एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट उसको प्रोवाइड करेगा, पहला पार्ट उसको क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा पार्ट उसको क्या प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो बह गया है, ज्यादा खाना खा लिया था इसने। ठीक है, तो पहला पार्ट उसको क्या करेगा, वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा पार्ट उसको क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब वर्क फंक्शन क्या है, यहीं पे लिख लेते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है ये है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू eject the electron from metal surface and W is equals to H into nu zero। न्यू जीरो का मतलब क्या हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बात इतनी समझ में आई। आइंस्टीन ने सिर्फ साफ साफ इतनी सी बात कही कि जो एनर्जी फोटोन के थ्रू किसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी मेटल सरफेस में, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट होगा वर्क फंक्शन का, जो यूज होगा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, और दूसरा पार्ट उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिलहाल काम चलता है। तो यार इन्होंने कहा E इज इक्वल्स टू W प्लस ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। ई के इज इक्वल्स टू, ये भी तो लिखा जा सकता है, E माइनस डब्ल्यू। ई का मतलब हो गया एच न्यू, इसका मतलब हो गया एच न्यू जीरो, एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू जीरो। यहाँ से ई के का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ई के इज इक्वल्स टू ई वी जीरो होता ही है। क्लियर, ई के इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई वी जीरो तो होता ही है। तो यार ये भी हो सकता है, ई वी जीरो इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, है ना। ये सारे क्या हैं, आपके फॉर्मूलाज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। समझ गए भाई साहब? अच्छा, अब मान लो कभी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ना दे के लैम्डा दे दिया जाए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि कभी मान लो न्यूमेरिकल आया, उसमें फ्रीक्वेंसी ना दे करके क्या दे दिया जाए, लैम्डा वेवलेंथ दे दिया जाए। तो यार सिंपल सी बात है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, न्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, आपने सुना होगा। तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन लैम्डा। तो यहाँ बात हो रही है लाइट की, तो V की जगह क्या हो जाएगा, C। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। तो E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा भी होता है। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू ये होगा, तो W इज इक्वल्स टू ये भी लिखा जा सकता है, एच सी अपॉन लैम्डा जीरो। इसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से एक नया इक्वेशन मिल जाता है। नया इक्वेशन क्या मिलता है, E के इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा
माइनस एच सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो, यहाँ पर एच सी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 1/λ माइनस 1/λ0, ये एक आपका दूसरा फॉर्मूला मिल गया लैम्डा के टर्म में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज आप नोट कर लीजिए। ओके, हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात इन्होंने कही। अच्छा, उसके बाद यार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है बोर्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जरा समझिएगा, E k is equals to h mu minus mu 0 and E k is equals to E v 0, दोनों को इक्वल कर दिया। E v 0 is equals to h mu minus h mu 0, v 0 is equals to h upon E mu minus h upon E mu 0। अगर इसको मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये हो गया y और ये हो गया न्यू। तो यार ये क्या, यहाँ पर अगर आप देखिए तो y की जगह v0 आ रहा है, m की जगह h अपॉन ई। m मीन्स क्या, m को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, और ये आ रहा है इंटरसेप्ट। ठीक है, c की जगह, तो c की जगह आपको मिल रहा है माइनस एच अपॉन ई न्यू 0। तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा ड्रॉ। ये जो वैल्यू आपको मिली है ये क्या है, माइनस एच अपॉन ई न्यू 0, ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट कहने का मतलब ये है कि जब आप न्यू की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी आपको ये v0 की वैल्यू इतनी मिलेगी। अच्छा, y एक्सिस में मैंने क्या शो किया है, v0, तो v0 आपको इतना मिलेगा, यानी v0 आपका निगेटिव होगा। v0 मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव ही तो होता है भाई जीरो फ्रिक्वेंसी पे। फिर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही आप इस फ्रिक्वेंसी पे पहुंचेंगे न्यू 0 पे, ठीक है, जैसे ही आप फ्रिक्वेंसी न्यू 0 पे पहुंचेंगे v0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो गया। अब आप फ्रिक्वेंसी और बढ़ाए तो और बढ़ाने पर आपको v0 की वैल्यू पॉजिटिव मिलने लगेगी, यानी अब आपको v0 की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी अगर फिर से आपको करंट को 0 करना है तो। नहीं समझ में आया, v0 क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जब आपने फ्रिक्वेंसी को 0 रखा तो इतना मिल रहा है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू में मिल रही है, यानी आपको हाँ निगेटिव प्लेट की वैल्यू कुछ रखनी पड़ेगी। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने लगे हम लोग, फ्रिक्वेंसी बढ़ाते 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 ये न्यू 0 पे आया, तो न्यू 0 पे आया तो ये 0 0 हो गया, मतलब इस पॉइंट पे आए तो v0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यानी निगेटिव प्लेट का जो भी पोटेंशियल था अब वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के लिए एज अ 0 कम होगा। उसके बाद न्यू की वैल्यू और बढ़ाई तो अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उसके लिए पॉजिटिवली काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निगेटिव प्लेट की ओर निगेटिव प्लेट की ओर मूव कर जाएगा। उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि अब जो निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए एज अ पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल यूज हो रहा है और वो बड़े इजीली वे में मूव कर जाएगी।
और अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन रोकना है तो फिर से आपको V0 की वैल्यू इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि फिर से ये वैल्यू निगेटिव में आ जाए। ठीक है, समझ गए? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये एंगल थीटा। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो स्लोप है m इक्वल्स टू h अपॉन e, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, h अपॉन e के। और tan थीटा इज इक्वल्स टू हो सकता है BC अपॉन AB। तो पहले तो हमने प्रैक्टिकल करके एक ग्राफ बना लिया, और ग्राफ बनाने के बाद h इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB इंटू E, तो हमको क्या मिल गया, h की वैल्यू। तो प्रैक्टिकल करके हम h की वैल्यू का यहाँ से क्या डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये कहता है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन अ वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट विद एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की मदद से आप कैसे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करें। आपको दिखाना पड़ेगा कि हम पहले इस फॉर्मूले का यूज करके एक ग्राफ बनाएंगे, प्रैक्टिकली कर देखेंगे V0 कितना है हमारा, ठीक है, V0 कितना है, किस फ्रिक्वेंसी की लाइट हमने डाली है, उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, न्यू जीरो है, सारी चीज़ें आपको गिवन रहेंगी। फिर आपने उससे एक प्रैक्टिकल किया, उसके बाद आपने एक ग्राफ खींचा, उस ग्राफ का एक स्लोप निकाला, उस स्लोप को E से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, H की वैल्यू। और जब इसको कैलकुलेट किया जाता है प्रैक्टिकल करने के बाद, तो H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड ही आता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर ये है आपका एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन यार सिंपल सी चीज, E इज इक्वल्स टू एच म्यू या एस सी अपॉन या एम सी स्क्वायर, यही तो होता है। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है, या एस सी अपॉन लैम्डा होता है, या एम सी स्क्वायर होता है। ये तो हमको पता ही, आइंस्टीन ने ही बताया है सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ से अगर हम मास की बात करें, तो मास इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, या फिर एच सी अपॉन लैम्डा इंटू सी स्क्वायर। तो एक सी से एक सी कट गया, दैट इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर एच लैम्डा सी। अब मोमेंटम बराबर क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम इंटू सी। एम की वैल्यू तो हमारे पास है ही है, तो रख देते हैं एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा सी इंटू सी। एम की वैल्यू रखा तो एक सी से एक सी कट गया, एक सी से एक सी कट गया, आया क्या, एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा, ये पी आ गया। और एक फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा यार, सी स्क्वायर को नीचे कर दो, एम इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर को नीचे कर दो। तो जैसे ही आप सी स्क्वायर को नीचे कर देंगे और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई अपॉन सी, ये आपका क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। सिंपल सा, ठीक है। तो यार यहाँ पे ना ये टॉपिक खत्म हो जाता है, सिंपल सी बात है। एनर्जी ये है, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, पी इक्वल्स टू एम वी। अब बात लाइट की हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे ना, तो सी की बात करेंगे, तो इसीलिए सी की जगह सी आएगा। तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा।
ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन कर लिया जाए तो कुछ बने आपका मामला। एक क्वेश्चन लगवाता हूँ, बाकी क्वेश्चंस का सेशन जो है बाद में लिया जाएगा। एक लेक्चर पूरा क्वेश्चंस पे सेलेक्टिवली। अभी एक क्वेश्चन सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। कह रहा है द वर्क फंक्शन of cesium metal is 2.14 electron volt. Cesium metal is 2.14 electron volt. If the light of frequency, if the light of frequency 6 into 10 to power 14 hertz is incident on metal surface, what is the maximum kinetic energy, stopping potential, maximum speed of emitting electron? तीन चीज पूछा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल, and number 3 maximum speed of electron। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इसका एनर्जी निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। तो भाई इतनी फ्रिक्वेंसी का लाइट गिर रहा है, तो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 14, 6 6 36, 39.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल। इतनी एनर्जी भाई साहब दी जा रही है। अब इतनी एनर्जी दी जा रही है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। इतना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उतना जूल होता है, तो इतने जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से, खत्म कितना हो गया, बचा 10 टू पावर माइनस 1, तो हटा दो, 16 दूनी 32, 2 16 7 26 10 16 4 टाइम्स, ठीक है। 24 पॉइंट समथिंग, ये हो गया 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी मिल गई है आपको। दिस इज अ टोटल एनर्जी, ठीक है। ये आपको क्या मिल गई, टोटल एनर्जी। अब यार जो टोटल एनर्जी आपको मिली हुई है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होगी, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ई के। आइंस्टीन ने यही तो कहा था, E इज इक्वल्स टू 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ई के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, E माइनस डब्ल्यू।
ई है तुम्हारा 2.4 और डब्ल्यू है तुम्हारा 2.14। कैलकुलेट करोगे ई के कितना मिल जाएगा, ई के मिल जाएगा 0.1426 0.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल आई। ठीक है, ये आपकी क्या निकल आई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल आई। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 0.34 आ रहा है, कहीं गलती हुई होगी, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो गई होगी गुणा भाग के, बाकी प्रोसीजर सही है। ठीक है, अच्छा अब स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी आपने देखा था ई वी जीरो इज इक्वल्स टू ई के, यार ई वी जीरो इज इक्वल्स टू 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, वी जीरो इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट। ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल निकला है। उसके बाद कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यार हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.34। यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 0.34 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो v स्क्वायर मिल जाएगा, फिर अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका मैक्सिमम वेलोसिटी का। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना होगा आपका इस क्वेश्चन से कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये, 2 लेक्चर्स में आपका फिनिश हो गया। अब एक लेक्चर में ले लूँगा क्वेश्चन में किसी दिन, बस आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक पार्ट एनसीईआरटी में और है मैटर वेव्स, उसको भी एक ही टर्न पे फिनिश कर देंगे, यानी एक ही दिन में शुरू करेंगे और एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। तो बहुत जल्दी मैं आपका सिलेबस रन करा दूंगा सेकेंड पार्ट का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग जहां आप पढ़ रहे हो वहां पे फर्स्ट पार्ट तो फिनिश कर लेते हैं, टच कर लेते हैं, बट सेकेंड पार्ट बहुत ही तेज भागते हैं। तो पहले मैं टारगेट इसीलिए सेकेंड पार्ट पे किया हूँ कि पहले सेकेंड पार्ट आपका पढ़ा लूँ, और फिर उसके बाद अगर बोर्ड एग्जाम नहीं हुए रहेंगे, टाइम बचा रहेगा मेरे पास, तो मैं फर्स्ट पार्ट भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो नमस्कार, चलते हैं।